बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का जो सेशन है 8629 के हवाले से जो लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट है उसमें एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क के हवाले से सो एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या हैं और फिर एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव का लेबॉर्ट्री वर्क के साथ क्या ताल्लुक है। और जब हमने लेबॉर्ट्री के हवाले से कोई प्रैक्टिकल्स करने हैं या लेबॉर्ट्री के हवाले से कोई काम करना है तो फिर हम उनके एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव किस तरह से डिसाइड करेंगे। बुनियादी तौर पर इस लेसन के अंदर या सिलेक्शंस के अंदर फोकस हमारा वो एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर होगा और एंड पर जाके हम लेबॉर्ट्री वर्क के हवाले से उन एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो हम अपनी 3 मेजर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से हम डिजाइन या डेवलप कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे ये एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव होते क्या है। अगर हम तीनों को डिफरेंटली देखें, इनके नाम से जैसे ज़ाहिर है एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। एम्स को उर्दू में नस्बुल ऐन कहते हैं, गोल्स को मुद्दा कहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को मकासद कहते हैं। तो तीनों के अंदर इकट्ठे ये यूज होते हैं एम्स जो है, एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन फर्क इसमें क्या है कि एम्स लॉन्ग टर्म होते हैं, गोल्स आर shorter than the aims and objectives are specific। दोनों अगर हम एक तरफ एम्स रखें और एक तरफ ऑब्जेक्टिव्स रखें, एम्स आर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। स्पेसिफिक होते हैं एम्स जहां पे ब्रॉडर होते हैं, एम्स आर द ब्रॉडर वंस, गोल्स आर द लेस ब्रॉडर देन एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर लीस्ट ब्रॉडर आर स्पेसिफिक वन। फिर ये ब्रॉडर, लेस ब्रॉडर और स्पेसिफिक का ताल्लुक, अगर हम इनको एक और अंदाज में देखें, एम्स जो होते हैं ये नेशनल लेवल पर होते हैं। एम्स आर एक्चुअली डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल, जबकि गोल्स का ताल्लुक जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है और ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक क्लासरूम के हवाले से होता है। तीनों अगर हम देखें, एम्स जो है वो नेशनल लेवल पे हैं, गोल्स इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के ऊपर हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम लेवल के ऊपर है। एम्स क्या था? एम्स हमारा जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना था। साइंस के हवाले से जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमने देखा है कि साइंटिफिक एटीट्यूड किस तरह से पैदा करना है। और कल हमने चंद मेरे ख्याल बातें भी की कि साइंस के हवाले से क्या चीज हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, दैट इज द क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग का ताल्लुक जो है वो एम के साथ। अब इस एम को पूरा करने के लिए फिर इंस्टीट्यूशनल सतह पर गोल्स डेवलप किए गए और इंस्टीट्यूशनल सतह के ऊपर स्कूलों के अंदर साइंस क्लासरूम बनाए गए, साइंस की क्लासेस स्टार्ट की गई। साइंस की क्लासेस जो स्टार्ट करना था वो उस एम को अचीव करने के लिए, जिसके तहत हमने तालिब इल्मों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक कल्चर या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पैदा करना मकसूद था। एम मुल्की सतह पर हुए, इंस्टीट्यूशनल सतह पर गोल आ गए कि साइंस के हवाले से क्लासरूम बनाए गए, साइंस की क्लासेस स्टार्ट की गई। तो उसके जरिए से उस एम को पूरा करने के लिए उस इंस्टीट्यूशन ने ये अपना गोल रख लिया और फिर उसी गोल को क्लासरूम की सतह तक अचीव करने के लिए साइंस के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है, केमिस्ट्री की क्लास में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है, बायो की क्लास में बायो का ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए जो काम हो रहा होगा, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उन सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन करने के वाले से जो इंस्टीट्यूट के अंदर साइंस और आर्ट्स की क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही होगी, दैट इज द गोल वन एंड द एम इज एट द नेशनल लेवल, के जिसके तहत हम बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक कल्चर और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने की बात करते हैं, दैट इज द एम। तो आप देखोगे कि ये तीनों अपने अपने मानों के लिहाज से ब्रॉडर है। ये साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक कल्चर, क्रिटिकल थिंकिंग, ये डेवलप करना कोई इतना आसान काम नहीं है। दैट मीन के एम्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, एम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव।
ये ऐसे ही नहीं है कि ठीक है जी, जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, साइंटिफिक कल्चर डेवलप हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी। ये सिर्फ कह देने से आने वाली चीज नहीं है, दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव, वेयर एज गोल्स आर मे और मे नॉट बी अचीव्ड। जो उन्हीं एम से गोल लेके इंस्टीट्यूशंस बने, जहां साइंस की क्लासेस स्टार्ट हुई, आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हुई और वहां पर साइंस के नॉलेज देने की बात हुई, that may or may not be achieved, whereas objectives then that has to be achieved, जिसका तलक डायरेक्ट कंटेंट के साथ है। हमने बच्चों को साइंस की तालीम तो दे दी, हम उनको साइंस के बारे में कॉन्सेप्ट तो उनको समझने के अंदर थोड़ी बहुत सलाहियत आ गई, नॉलेज बेस तो उनके अंदर जो डेवलप हो गई, नॉलेज तो उनके अंदर आ गया, लेकिन वो जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग वाली एक सलाहियत है, क्या वो डेवलप हो गई? ये मुश्किल बात कहने वाली होती है, क्योंकि एम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो तीनों को अगर हम देखें तो एम्स नेशनल सतह पे हैं, गोल्स इंस्टीट्यूशनल सतह पे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम सतह पे हैं। एम्स ब्रॉडर होते हैं, गोल्स लेस ब्रॉडर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्पेसिफिक होते हैं। एम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, गोल्स आर मे और मे नॉट बी अचीव्ड, whereas objective has to be achieved। अगर हम इनको ब्रॉडनेस की हवाले से देखें, if we draw a circle, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, दायरा, दायरा ड्रॉ करने के बाद उस दायरे के अंदर एक और दायरा आप ड्रॉ करते हैं, उस दायरे के अंदर एक और दायरा करते हैं। सो एक दायरे के अंदर अगर आप फर्दर उसके अंदर टू सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, तो द आउटर सर्कल इज, दैट इज एक्चुअली आपको एम बता रहा होगा, दैट इज द ब्रॉडर वन हैविंग ए ब्रॉडर स्कोप। उसके अंदर वाला जो सर्कल होगा उसका तल्लक गोल्स के साथ है, और सबसे अंदर जो सर्कल आप बनाओगे तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ होगा। वो अपना एरिया, अपना जो ब्रॉडनेस है वो शो कर रही होगी। इसी तरह से एक और तरह से हम ये एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव की ब्रॉडनेस को क्लियर करते हैं। हम ट्राइएंगल बनाते हैं, आप तमाम लोग ट्राइएंगल को जानते होंगे, मुसल्लस जिसे हम कहते हैं। सो हैविंग थ्री, क्या तीन उसके जाविये जो होते हैं। सो ट्राइएंगल अगर आप बनाते हैं तो ट्राइएंगल की जो बेस है वहां पर दोज आर एक्चुअली द एम्स, दैट इज द ब्रॉडर वन। ट्राइएंगल की बेस ब्रॉडर होती है, उससे ऊपर अगर सेंटर में आ जाते हैं तो वो लेस ब्रॉडर होती है, और अगर आप टॉप पर आ जाते हो जहां पर दोनों साइड से ट्राइएंगल जो है वो ज्वाइन हुई होती है, तो दैट इज द लीस्ट ब्रॉडर, वो स्पेसिफिक हो जाती है। वहां पर सिर्फ आप एक डॉट की सूरत में लगा सकते हो। सो वो जो कॉर्नर है टॉप वाला, दैट इज एक्चुअली डील विद द ऑब्जेक्टिव एंड दैट शोज द स्पेसिफिसिटी, दैट शोज कि ये स्पेसिफिक है, टारगेटेड है। और जैसे जैसे ट्राइंगल से नीचे को आप आते जाते हो तो उसकी ट्राइंगल की ब्रॉडनेस जो है वो बढ़ती जाती है, बिल्कुल बेस पर आपके एम्स की सूरत में। सो एम एक साइड पे है, ऑब्जेक्टिव्स उसके टोटल अपोजिट साइड पे हैं, जहां पर ये बहुत ब्रॉडर होते हैं, डिफिकल्ट टू अचीव होते हैं। वहीं पर ही ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और हैज टू बी अचीव्ड। तो जब तक आपके ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होते, आपका वो लेक्चर, आपका वो लेसन, आपका वो मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। यही बातें हम अभी जो मैंने आपके सामने बयान की। और ये फिर कैसे लिखते हैं, डेट इज द मेजर प्रॉब्लम हमारे टीचर एजुकेशन के अंदर, हमारे लेबोरेटरी वर्क के अंदर। वी वांट टू डेवलप ऑब्जेक्टिव्स, हमारा मकसद तो है, लेकिन वो मकसद हम हासिल ही कैसे कर पाएंगे जब तक वो प्रॉपरली डिफाइंड ना हो। सो उसकी क्लियरली डेफिनेशन, उसको क्लियर अंदाज में बयान करना, उसको डिफाइन करना, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और हमारे अक्सर जो तलबा हैं, हमारे अक्सर जो टीचर्स हैं, वो अपने उस मकसद को सही तौर पर बयान ही नहीं कर पाते कि व्हाट दे वांट टू अचीव। सो व्हाट यू वांट टू अचीव, जब तक आप इसको सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। So aims are the statement of targets to be achieved in a long term।
और जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाएगी वहां पर उस चीज को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा. So aims are a statement of target to be achieved in a long term, whereas goals are important for implementing of a science curriculum and are achieved through instructional method such as lectures, assignments, and laboratory work. Goals are there, and goals are there to achieve your curriculum or to achieve your science curriculum, and that can be achieved through instructional methods such as lecture, assignments, and laboratory work. But these goals are again, हम ये लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और लेबोरेटरी वर्क जो है या इंस्ट्रक्शनल मेथड को इस्तेमाल करते हुए गोल्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें या साइंस के हवाले से नॉलेज देने के लिए कोशिश करें. बट वो उस वक्त हासिल होंगे जब हम ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में, शॉर्ट टर्म अंदाज में उनको अचीवेबल टारगेट्स की सूरत में बयान नहीं कर लेते. सो गोल्स हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, mostly most of the time they are actually achieved, but they are again may or may not be achieved. Mostly achieved, so that mean के हासिल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो हासिल नहीं भी हो पाते. सो जैसे अगर मैं साइंस से निकल के एक एग्जांपल दूं, या साइंस के अंदर भी हम बाद में कोई एग्जांपल ऐसी देख लेते हैं कि हम तलबा के अंदर या तलबा को अच्छा बाकरदार मुहिब्बुल वतन बनाना है. सो इंस्टीट्यूशन तो बनाए जाते हैं. सो इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद हम उनको तालीम तो दे पा रहे होते हैं, लेकिन अच्छा और बामल नहीं बना पा रहे. सो इसका मतलब है कि जो हमने को मकसद बनाए हुए थे, मकसद में तो हमने तालिब इल्म को अच्छा और बामल और बाकरदार और मुहिब्बुल वतन भी बनाना था, अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. तो नॉलेज तो हम दे पा रहे हैं, अच्छा भी बना रहे हैं, या मुहिब्बुल वतन भी बना रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं बना पा रहे, या अच्छा बना रहे हैं मुहिब्बुल वतन नहीं बना पा रहे. तो डेट मीन कि हमारे एम्स में से कुछ हासिल हो गए, कुछ नहीं हुए. एम्स हमने रखे हैं कि हमने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग पैदा करनी है. फिर हमने बच्चों के अंदर साइंटिफिक कल्चर उनको देना है. फिर बच्चों के अंदर हमने तख्लीकी सलाहियतें पैदा करनी है. फिर हमने बच्चों के अंदर सोच विचार की सलाहियतें पैदा करनी है. फिर हमने बच्चों को साइंस के इल्म के साथ वाकफियत दिलानी है. ये तमाम आपके एम्स तो हैं, और गोल्स में से अगर इनमें से कुछ हासिल होते हैं और कुछ हासिल नहीं होते, डेट मीन नो इट बिकम्स अ गोल. अगर कोई भी हासिल नहीं होता तो वो एम्स हैं, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. बट गोल्स आर मे और मे नॉट बी अचीव्ड, एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट हैज टू बी अचीव्ड. यही बातें अभी हमने दो के बारे में की. एम्स आर द स्टेटमेंट ऑफ टारगेट्स टू बी अचीव्ड इन ए लॉन्ग टर्म or long time. Goals are important for implementing science curriculum, और goals are implementing for any type of curriculum. हम science curriculum की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा science के सब्जेक्ट के साथ और laboratory के साथ ताल्लुक है, and are achieved through instructional methods such as lectures, assignments, and laboratory work, whereas objectives are the short-term achievable targets, and that has to be achieved. So national education policy developed of standards is focused in all these areas. ये तीन एरिया जो है, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, जब भी कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी बनाई जाती है, और एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स के जरिए से हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो उसके अंदर फिर एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इन तीनों को सामने रखते हैं, और तीनों को सामने रखते हुए फिर करिकुलम को डिजाइन करते हैं, क्योंकि उस करिकुलम के अंदर एम्स भी हैं, उस करिकुलम के अंदर गोल्स भी हैं, और उस करिकुलम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं. सो करिकुलम के जितने भी एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम कैसे बेहतर तौर पर हासिल कर सकते हैं? if we have a proper usage of methods, strategies and techniques. सो अगर हम बेहतर तौर पर प्रॉपरली सही तरीका तदरीस, सही हिकमत अमलियाँ और सही टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी बेहतर तौर पर हासिल कर सकते हैं. सो थ्योरी इज टॉट बाय टीचर सेंटर्ड मेथड टू लर्नर सेंटर्ड मेथड. how we can get your objectives, how we can achieve our objectives. So ये हम अपने objectives को हासिल कर सकते हैं अगर हम तरीक़े तदरीस को अख्तियार करें, और इस अंदाज में अख्तियार करें
कि हम बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर सेंटर्ड मेथड से चलते हुए हम उसको लर्नर सेंटर्ड मेथड्स की तरफ ले जाएं। तो क्लासरूम के अंदर टीचर अगर अपने मेथड को, मेथडोलॉजी को इस अंदाज में पढ़ाए तो टीचर सेंटर्ड को ही लेते हुए सब्जेक्ट सेंटर्ड की तरफ जो है वो टीचर सेंटर्ड से चलते हुए लर्नर सेंटर्ड की तरफ चला जाए और लर्नर्स को इन्वॉल्व करते हुए पढ़ाए, तो फिर जो टीचिंग है उसकी मच इम्प्रूव्ड होगी और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी बेहतर अंदाज में वो हासिल करने के काबिल हो जाएगा और सही अंदाज में अचीव भी कर पाएगा। हमारे यहाँ हम जब भी मेथड इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम तदरीस करते हैं, तो हम मोस्टली एक ही मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो टीचर सेंटर्ड है उसी को ही हम अख्तियार करते हुए टीचर अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखते हुए उसी मेथड को अख्तियार करते हुए पढ़ाता जाता है। जैसे कि वो कभी न कहीं दरमियान में फीडबैक तो ले रहा होता है, लेकिन उस फीडबैक के तहत जो बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव्स का हसूल है वो उस वक्त तो हमें ऐसे लगता है कि दैट वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स, बट बाद में क्या होता है जब उसी सिंगल एक मेथड से पढ़ाया जाएगा तो फिल वक्त टाइमली तो आपको लगेगा कि बच्चे सीख गए, बट उनके अंदर वो तब्दीली जो है लर्निंग उनकी उस तरह से नहीं होगी। वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के तहत सर्विस मेमोरी तक रखते हुए बच्चे उस वक्त आपको रिजल्ट दे देंगे और जैसी क्लास से बाहर निकलेंगे तो वो सारा कुछ बिल्कुल क्लीन आउट होके दोबारा से आ जाएंगे, क्योंकि वो डीप मेमोरी की तरफ अपने लेसन को लेकर ही नहीं जाते। वो कैसे जाएगा अगर हम अपने सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचर को या मेथड ऑफ टीचिंग को, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, उसको लर्नर सेंटर्ड मेथड की तरफ नहीं लेकर जाते और क्लासरूम को इस तरह से नहीं लेकर चलते। तो एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के हवाले से इन चीज़ों को हमें सामने रखना है। ये बातें जो अभी एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमने पहले भी की, जिसमें कि गोल्स की बात हुई। सो गोल्स की बात के अंदर गोल्स आर ब्रॉडर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट प्रोवाइड्स फोकस ऑफ विजन फॉर प्लानिंग। So they focus on vision of planning है, a statement that describes in broader terms what the learner will do. So broader terms के अंदर जब हम ये बताएंगे कि तलबा क्या करेंगे, तलबा साइंस पढ़ेंगे, that is the goal. बट साइंस के अंदर क्या पढ़ेंगे और फिर अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आएंगे और वो तब्दीली कैसे होगी, वो तब्दीली एप्लीकेशन अंदाज के अंदर होगी, एप्लीकेबल अंदाज के अंदर। हमारे यहाँ लर्निंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर जो हमारे अंदर जो लर्निंग होती है या हमारे जो तलबा लर्निंग करते हैं, दैट इज जस्ट टू पास ऑन योर एग्जाम, दैट इज टू गेट हायर मार्क्स ओनली। हमारे यहाँ जो है वो अच्छे नंबर लेने के लिए लर्निंग होती है, जबकि वो लर्निंग जो है वो एप्लीकेशन तक, जो नॉलेज और कंप्रीहेंशन तक तो लेकर जाती है, एप्लीकेशन तक नहीं लेकर जाती। सो हमें नॉलेज इस अंदाज में दे लेना है, इल्म इस अंदाज में सीखना है कि वो नॉलेज से कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से एनालिसिस, एनालिसिस से वैल्यूएशन और वैल्यूएशन से क्रिएशन तक लेकर जाए। सो हमारे यहाँ जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है या मेथड ऑफ टीचिंग भी ऐसा अडॉप्ट किया जाता है जो ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड अप्रोच के तहत होता है। टीचर सेंटर्ड मेथडोलॉजी होती है कि जो नॉलेज और कंप्रीहेंशन तक लेकर जाती है, उसके आगे एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेल्यूएशन और क्रिएशन तक नहीं लेकर जाती। तो हमें अपने मेथड को इस तरह से, और जब वही मेथड आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ जाएगा, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में फिर अपने बच्चे को आप नॉलेज और कंप्रीहेंशन से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में वो एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेल्यूएशन और क्रिएशन तक ले जाएगा। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली व्हेन इट रीच टू अप्लाइड लर्निंग, जिसमें कि तालिब इल्म जो सीखा हुआ है उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करने के काबिल होगा। और वो कैसे होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव सही तरह से हमने डिफाइन किए हुए होंगे, जब हमें पता होगा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू या व्हाट इज टू टीच एंड देन हाउ टू टीच एंड देन हाउ टू इवैल्यूएट। जब आपके सामने तीन बुनियादी सवालात, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू इवैल्यूएट, तीनों सवालात होंगे,
जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकोगे, जो आपकी प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, जो आपकी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, जो आपकी पोस्ट इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इन तीनों के हवाले से होगी। आप जितनी बेहतर अंदाज में करोगे उतनी बेहतर तौर पर फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के काबिल भी बन पाओगे। सो सॉरी, गोल्स कौन से हैं? गोल्स आपके सामने मैंने बयान किए कि गोल्स आर द ब्रॉडर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट प्रोवाइड फोकस फॉर प्लानिंग ओनली, और दैट इज ब्रॉडर टर्म्स व्हाट द लर्नर विल डू। बट सिर्फ डू की हद तक नहीं है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स में भी व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू आ जाएगा, व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू। सो वो ज्यादा क्लियरली स्टेटेड भी होंगे और मेजरेबल अंदाज में होंगे। तो यहाँ गोल्स का जब देखते हैं तो गोल्स आर नॉन स्पेसिफिक, गोल्स आर अनक्लियर, गोल्स आर नॉन मेजरेबल एंड गोल्स यूजुअली कैन नॉट बी अटेन्ड। यही बातें चंद हमने पहले भी की। गोल्स कौन से हैं? जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अनक्लियर होते हैं, नॉन मेजरेबल होते हैं और अक्सर वो हासिल नहीं होते। जहां बाकी हैं एम्स जो हैं, these are difficult to achieve, goals are may or may not be achieved। सो गोल्स और एम्स को वैसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो हमारा ज्यादा लंबा उसके ऊपर जो है वो सेशन चल जाता, ज्यादा लंबी बात हो जाती। हम एम्स और गोल्स के फर्क को देख रहे हैं। सो आई थिंक गोल्स के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे कि गोल्स आर ब्रॉडर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट प्रोवाइड्स फोकस ऑन विजन ऑफ प्लानिंग। गोल्स आर नॉन स्पेसिफिक, अनक्लियर, नॉन मेजरेबल एंड यूजुअली कैन नॉट बी अटेन्ड। Whereas जब यहीं पर ही हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, so objectives are much more specific than a goal. Goals are non-specific, objectives are much more specific than a goal. Means meant to be realistic target for the program or project. Help you focus your program, and the major or the important जो इसमें objectives के अंदर और goals के अंदर जो फर्क है, written in an active tense and use strong verbs like define, plan, write, conduct, produce, etc. सो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जब भी हमने ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है तो ऑब्जेक्टिव एक्टिव टेंस की सूरत में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को सामने रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करते हैं और लिखते हैं, जिसमें डिफाइन, प्लान, राइट, कंडक्ट, प्रोड्यूस वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा भी हैं, अगर आपको मैं याद करवाऊं, आपने वो पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। आई थिंक आपने वो असेसमेंट के अंदर पढ़ा होगा। अभी रिसेंटली आपकी जो असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन के अंदर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर पढ़ा होगा, जिसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है। सो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो है वो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, इन 5-6 लेवल्स को सामने रखते हुए इन लेवल्स के मुताबिक कैसे आपने तलबा को असेस करना है, नॉलेज को कैसे असेस करना है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को कैसे असेस करना है, फिर एनालिसिस को कैसे असेस करना है, सिंथेसिस को कैसे असेस करना है, इवैल्यूएशन को कैसे असेस करना है। तो हर लेवल को असेस करना मुश्किल हो जाता है, पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये लेवल को असेस करने के लिए आपको फिर एक्टिव टेंस और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। किस लेवल को, अगर मैंने नॉलेज को असेस करना है तो नॉलेज को असेस करने के लिए मुझे किसी और वर्ब की जरूरत है। आई कैन इजिली असेस नॉलेज बेस्ड कंटेंट जो है थ्रू डिफाइन और प्लान, सॉरी प्लान नहीं, थ्रू डिफाइन और लिस्ट और नेम। सो डिफाइन और लिस्ट और नेम के जरिए से आप नॉलेज को तो असेस कर सकते हो, आप जो एनालिसिस को डिफाइन के साथ नहीं कर सकते। सो एनालिसिस के लिए आपको फिर एनालाइज का करना पड़ेगा। फिर क्रिएशन के लिए या जो लास्ट वाला है वैल्यूएशन के लिए आपको वैल्यू जजमेंट, एग्जामिन का वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्रोड्यूस का वर्ड यूज करना पड़ेगा।
एनालाइज के लिए आपको एनालिसिस का वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट का वर्ड यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के लिए आपको यूज का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हर लेवल को मेजर करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग टेंस और यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप वर्ब को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकते। हमें जब भी हमने अपने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करने हैं तो वी शुड यूज वर्ब्स लाइक डिफाइन, प्लान, राइट, कंडक्ट, प्रोड्यूस, एंड वी शुड नॉट यूज लर्न, अंडरस्टैंड एंड फील। ये 3 मैंने अभी आपके सामने लिखे, इसके अलावा भी कई हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से मैं आपके सामने ये डिफाइन कर रहा हूँ, ये डिफाइन, प्लान, राइट, कंडक्ट और प्रोड्यूस के हवाले से कि क्यों हम ये वर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो खूबी है, दे आर स्पेसिफिक वन, दे आर रियलिस्टिक टारगेट्स, दे आर फोकस ऑन द प्रोग्राम, एंड दीज आर एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दैट हैज टू बी अचीव्ड। और हैज टू बी अचीव्ड का हमें कैसे पता लगेगा? बिकॉज ये इसका पता हमें इस तरह से लगेगा जब हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकेंगे और उसको मेजर भी कर सकेंगे। So measurement is the basic element in objectives which is missing in goal. गोल के अंदर जो है, goals are, although goals are observable but goals are not measurable, वो non measurable होते हैं, जबकि objectives are measurable, or objectives has to be measured। तो उस measured की बात को जब मैं सामने रखता हूं तो यहाँ एक तरफ define है, so define is observable and measurable, plan is observable and measurable, right is observable and measurable, conduct is observable and measurable, produce is observable and measurable, whereas learn जो है, even know, 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 so know, learn, understand, feel, these are actually, although these are observable, learn, understand, feel, that are observable but not measurable। So feel को अगर मैं कहूँ, even feel is not observable, not measurable, दोनों सूरतें इसमें आ जाती हैं। हम फीलिंग्स को ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना ही हम मेजर कर सकते हैं। So ये learn, understand, feel, know, these are, इनमें से कुछ तो ऑब्जर्वेबल तो हैं बट मेजरेबल नहीं है, और नॉन मेजरेबल होने की वजह से हम कहते हैं कि दीज आर नॉट ऑब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव टू सम एक्सटेंट बट नॉट मेजरेबल। सो मेजरेबल होना अगेन, क्वालिटी जो है, क्वालिटी इज अगेन बेस्ड ऑन टू मेजरमेंट। जब हम किसी चीज की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बयान करते हैं तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो मेजर जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बगैर हम नहीं कर सकते। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर बेस कर रहा होता है, और जब किसी चीज की मेजरमेंट ही नहीं है तो फिर उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है। जब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, मकदारी पैमाइश जब आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसकी म्यारी पैमाइश भी बयान नहीं कर सकते। वंस यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट डाटा, जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा ही नहीं है, तो हाउ वी कैन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग। इस वजह से ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसके अंदर जो क्वांटिटेटिव फॉर्म है, जो मेजरेबल वाली चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ 3 लोग हैं मुख्तलिफ, लाइक मेगर है, ग्रोनलैंड है, इजनर है। तीनों ने बयान किया कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मेगर ने कहा कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, ग्रोनलैंड ने कहा नहीं, जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, इजनर ने कहा एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव ही हैं, चाहे मैगर ने कहा, चाहे ग्रोनलैंड ने कहा, चाहे इजनर ने कहा, बात ऑब्जेक्टिव्स की ही हो रही है, बात ऑब्जेक्टिव्स की ही हो रही है, बट नाम डिफरेंट है। सो मैगर ने इसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में कहा, ग्रोनलैंड ने जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की कहा, इजनर ने एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में कहा। और ये तीनों टर्म्स कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम एजुकेशनल पर्पस के लिए देखते हैं, तालीम के मैदान में देखते हैं, तो वहां पर फिर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में देखते हैं, क्योंकि
तालीम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, कंटेंट की डिलीवरी के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स का बुनियादी मकसद किरदार के अंदर तब्दीली रूनमा करना। सो किरदार के अंदर जो मुस्बत अंदाज में कदरे मुश्किल तब्दीली जो है वो लेकर आना है, जिसके जरिए से हम लर्निंग जिसको हम कह सकते हैं। सो लर्निंग जो होगी, लर्निंग की जब डिफाइन करेंगे तो किरदार के अंदर कदरे मुश्किल तब्दीली का नाम ताल्लम है। तो उस तब्दीली को लाने के लिए जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो उन ऑब्जेक्टिव्स को भी फिर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। सो किरदारी मकासद हो जाएंगे। जो मेगर ने टर्म यूज की, आपने जनरल और स्पेसिफिक सुने भी हैं, और मे भी जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करो 8608 की, तो कई लोग आपसे जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए, बट जनरल का ताल्लुक ज्यादातर गोल्स के साथ चला जाता है। सो जर्नल्स का ताल्लुक अगर हम सब्जेक्ट के हवाले से बात करें, साइंस के सब्जेक्ट के हवाले से, और हम आगे देखेंगे भी कि जब हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे होते हैं तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स डील्स विद द सब्जेक्ट, whereas specific objectives deals with the content. सो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट के साथ है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट के साथ है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है विद द चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर है, उसका ताल्लुक ताल्लम के साथ है, और ताल्लम में लर्निंग के साथ है, लर्निंग में चेंज इन बिहेवियर के साथ है। इजनर ने एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव कहा था। सो हम एम से स्टार्ट हुए, गोल्स को हमने देखा कि गोल्स आर ब्रॉडर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट that may or may not be achieved, whereas objectives जो हैं, objectives are much more specific, meant to be realistic target, realistic, और हम आगे इसकी characteristics को भी देखेंगे। help you focus on your program and use active tenses with strong verbs, active tenses with the usage of strong verbs rather than those who are not measurable like know, learn, understand, feel, etc. और मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं आपके सामने मैंने जिक्र किया। सो इफेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? यहाँ डोरन ने भी जॉर्ज डी डोरन ने भी स्मार्ट और स्मार्टर की सूरत में टर्म दी, बट ये जैसे हमने गोल्स की देखी उसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स की भी हैं। कंसिस्टेंट विद द गोल्स ऑफ द करिकुलम, सो करिकुलम के गोल्स हैं, एम्स नेशनल सतह पे हैं, उस सब्जेक्ट के या उस करिकुलम के कुछ गोल्स दे दिए, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्लासरूम के अंदर जब आ गए तो फिर ऑब्जेक्टिव्स बन गए। तो ऑब्जेक्टिव्स की एक खूबी तो ये होती है कि वो करिकुलम से या गोल्स ऑफ करिकुलम से कंसिस्टेंट होते हैं। सेकंड वन इज क्लियरली स्टेटेड होते हैं। थर्ड वन इज क्लियरली मेजरेबल होते हैं। फोर्थ वन रियलिस्टिक एंड डूएबल होते हैं, एंड अप्रोप्रिएट फॉर द लेवल ऑफ लर्नर्स, अचीवेबल होते हैं, वर्थवाइल होते हैं। सो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, सारी खूबियों को देखते हुए जो अफेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हो सकती हैं, जॉर्ज टी डोरन ने एक वर्ड दिया विच इज कॉल्ड एज स्मार्ट, स्मार्ट और स्मार्टर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 7 वर्ड्स। स्मार्ट स्पेसिफिक होते हैं, एम मेजरेबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अटेनेबल होते हैं, अटेनेबल और अचीवेबल, आर रेलेवेंट होते हैं, आर रियलिस्टिक होते हैं, एंड टी टाइम बाउंड होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स की खूबी क्या है? स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रेलेवेंट और रियलिस्टिक होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। इसी तरह से जो दूसरी थी, जो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मार्टर की सूरत में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, एवेल्युएटिव होते हैं और रीडिजाइन होते हैं। तो एक और खूबी है इसके अंदर, या एथिकल होते हैं, रीडिजाइन होते हैं। सो वर्ड्स इनके लिए कहीं हमें मुख्तलिफ भी मिलते हैं, एवेल्युएटिव के अंदाज में और रीडिजाइन, रीराइट। सो रीडिजाइन, रीराइट ऑब्जेक्टिव्स आप वक्त और हालात के मुताबिक, with the change of context, with the change of environment, with the change of situation or scenario, आप अपने ऑब्जेक्टिव को रीडिजाइन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव्स की खूबी के अंदर है। तो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब आपने लिखने हैं, और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब आपने लेबोरेटरी के लिए भी लिखने हैं, फॉर योर लेबोरेटरी वर्क,
देन यू हैव टू डिजाइन योर ऑब्जेक्टिव इन सच ए वे कि आप उनके जरिए से आप अपने मकसद को अचीव कर सकें। तो क्या फिर ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो ऑब्जेक्टिव्स आर ए स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स, दैट इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन ए ऑब्जेक्टिव, कि वो स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल होते हैं, विच इज मिसिंग इन गोल्स। सो goals may be the statement of intent which are specific one but not measurable, वो non measurable होते हैं। So a statement in specific and measurable terms that describes what the learner will know or will be able to do, that is what the statement of specific and measurable terms, which is called as objectives और behavioral object। पहले हमने देखा एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से हमने जनरल तीनों जो टर्म्स हैं इनको आपस में कंपेयर किया। फिर गोल्स को देखा कि गोल्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अनक्लियर, नॉन मेजरेबल होती हैं, यूजुअली कैन नॉट बी अटेन्ड और डिफिकल्ट टू अटेन होते हैं। जबकि वही जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स आर मच मोर स्पेसिफिक होते हैं, रियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, फोकस ऑन प्रोग्राम होते हैं, एक्टिव टेंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को जब डिफाइन करते हैं तो किस अंदाज में? दैट इज द स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द लर्नर विल नो और बी एबल टू डू। तो जो दो चीजें which are underlined in that definition is that objectives has to be specific and objectives has to be measurable, which are actually missing in goals. Goals may be specific but goals are non-measurable, जबकि aims जो होते हैं वो broader statement होते हैं और contains more than one actions। एक और जब हम देखते हैं एम्स ब्रॉडर जब होते हैं तो उनके अंदर ज्यादा किरदार एक ही एम के अंदर है, उनमें से चंद गोल्स के अंदर होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सिंगल एक्शन की सूरत में बात होती है, सिंगल वर्ब की सूरत में होती है कि करना क्या है, व्हाट दे विल बी एबल टू डू और दे आर एबल, व्हाट दे नो एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू। सो दैट्स कॉल्ड एज स्मार्ट। So SMART stand for specific, measurable, attainable, relevant and time bound. That is what the ये time bound की इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक है ये इसको स्पेसिफिक कर देती है, इसको जो लिमिटाइज कर देती है। जहां पे वो लॉन्ग टर्म थे एम्स वहीं पे ये शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाती हैं। और सिर्फ शॉर्ट टर्म के हवाले से नहीं, मैंने जब इसकी बात की तीनों की अलग अलग मुल्की सतह पर एम्स हैं, नेशनल सतह पर, फिर इंस्टीट्यूशनल सतह पे हैं और फिर आगे क्लासरूम के ऊपर। जब क्लासरूम के अंदर आ जाएंगे तो क्लासरूम के अंदर फिर जो भी बात होगी वो टाइम बाउंड होगी, वो स्पेसिफिक होगी, वो मेजरेबल होगी और टाइम बाउंड होगी। विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप उस टाइम के अंदर अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाए, दैट मीन कि यू हैव वेस्टेड ऑल द टाइम ऑफ द स्टूडेंट। सो स्पेसिफिक, वेल डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं। ये हमने देखा। और फिर इन्हीं को देखते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स की इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जब हम ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करते हैं तो हम कौन सी चीज को सामने रखते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रिमशा स्टेटेड दैट स्मार्ट होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। जब स्पेसिफिक हो गए तो स्पेसिफिक मीन वेल डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही हैं। लेकिन अगर उनको हम स्पेसिफिक के अंदाज में देखेंगे तो स्पेसिफिक की आगे फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वेल डिफाइंड, क्लियर और अनएम्बिगुअस की सूरत में होती हैं। बट जब हम ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है कि जो स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ABCD मॉडल भी कहते हैं। दैट्स ABCD मॉडल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ABCD क्या है? A फॉर ऑडियंस। सो A ऑडियंस से है,
बी बिहेवियर से है, सी कंडीशन से है और डी डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी से है। when you are going to develop objectives, when you are going to write objectives, तो फिर आपको ABCD का ख्याल रखना है। ABCD ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी। जब हम मकासद लिखते हैं तो मकासद को लिखते वक्त सबसे पहले किस चीज को मद्देनजर रखना है? जब हमने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करना है तो सबसे पहले किस चीज को सामने रखना है? वो ऑडियंस है। फॉर होम the objectives is going to be written. For whom is the objective written? Whether those objectives are written for students, whether those objectives are written for class, or whether those objectives are written for school. मैं अब जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने जो है मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं जब इस लेसन को डिलीवर करना है तो मेरे सामने आप लोग हैं। जब मैंने लेबोरेटरी डिज़ाइन के हवाले से बात करनी है, जब मैंने साइंस के सब्जेक्ट के हवाले से बात करनी है, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे एमएससी हैं, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में साइंस के स्टूडेंट हैं। दे हैव स्ट्रांग बेसिक नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट्स। तो फिर मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी उसी अंदाज से, उसी जो लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो ऑडियंस को देखना है सबसे पहले। तो ऑडियंस में आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो किन के लिए बना रहे हो? स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, क्लास के लिए बना रहे हो। सेकंड वन इज द बिहेवियर। जब आपने ऑडियंस को मुंतखब कर लिया, नाउ कम्स द बिहेवियर। व्हाट मस्ट द स्टूडेंट्स डू और विल बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट इन ए मास्टरी? सो व्हाट मस्ट द स्टूडेंट्स डू टू डेमोंस्ट्रेट मास्टरी? सीखने के बाद, लेसन के इख्तिताम के बाद तालिब इल्म के अंदर कौन सा लेवल ऑफ मास्टरी जो है वो पैदा हो जाएगा। हाउ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट समथिंग जो तालिब इल्म को पढ़ाया जा रहा है। वेदर दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई समथिंग, वेदर दे विल बी एबल टू सर्कल समथिंग, वेदर दे विल बी एबल टू लिस्ट समथिंग, वेदर दे विल बी एबल टू नेम समथिंग। सो ये जो नेम है, ये जो लिस्ट है, ये जो सर्कल है, ये जो आइडेंटिफाई है, दैट इज एक्चुअली द बिहेवियर विच इज एक्चुअली रिटन इन ए एक्शन फॉर्म। जो आपके एक्शन वर्ब्स हैं, जो एक्शन वर्ब्स, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, दोज आर एक्चुअली द बिहेवियर। थर्ड वन इज द कंडीशन। अंडर व्हाट कंडीशन will they demonstrate this understanding? Given a paragraph while reading a story on a multiple choice test, so on what condition they will be able to demonstrate? वो condition होगी। And fourth one is degree of proficiency. How much should they know to be proficient? Either 100% or 3 out of 4 or at least half. तो ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें मिलके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिसमें ऑडियंस है, बिहेवियर है, कंडीशन है, डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। आई थिंक अभी आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इसका उस तरह से क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा जब तक आपके सामने ये एग्जांपल की सूरत में ना आए कि जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो किस तरह से लिखे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर कहाँ पर ऑडियंस होगा, कहाँ पे बिहेवियर होगा, कहाँ पर कंडीशन होगी, कहीं पर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी होगी। आप लोगों को इन चारों चीज़ों को देखते हुए अभी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये हम ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से इस तरह डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन और डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी हो। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ। हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स की करैक्टरिस्टिक्स की। उसमें हमने कहा जी ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट और स्मार्टर होते हैं। And objectives are the statement in specific and measurable terms that describe what the learner will know or be able to do. और इन्हीं objectives को जब हम डिज़ाइन करते हैं, इन्हीं objectives को जब हम लिखते हैं, तो लिखने के लिए हम ABCD मॉडल को यूज़ करते हैं, which is also called as the component of behavioral objectives, जिसमें 4 कंपोनेंट है, ऑडियंस है, बिहेवियर है, कंडीशन है और डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। आगे जब जाके हम वो देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, जो हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से डिज़ाइन किए हुए हैं, तो फिर वहाँ पर हम इस ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन और डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। डिग्री ऑफ जो ये जो इसके अंदर बिहेवियर हैं,
बिहेवियर को समझना ज्यादा जरूरी है। बिहेवियर पे के ऊपर आके इशू होगा, क्योंकि जब गलती लगेगी, जब गलत डिजाइन होंगे, जब कहीं हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गलत बना बैठेंगे, तो उसमें हम बिहेवियर को बेहतर तौर पर डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे। लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि हम पुअर एक्शन वर्ब्स को यूज कर लेंगे, हम नो अंडरस्टैंड को यूज करेंगे। सो नो और अंडरस्टैंड, these are the verbs or these are the behaviors which are although observable but not measurable. So उसके लिए measurable होना बहुत जरूरी है। Unless until your behaviors are not measurable, so these cannot be said to be as behavioral objectives. तो ये ABCD मॉडल को देखते हुए जब हम साइंस के ऊपर आ जाते हैं, तो साइंस के अंदर दो ब्रॉडर अप्रोचेज हैं जिनको हम अख्तियार करते हैं। वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज नीड एंड टास्क अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच है और नीड और टास्क अप्रोच है। जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो यही दो अप्रोचेज अख्तियार की जाती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सब्जेक्ट and regard it as a central organizing feature around which the course is built. साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो साइंस पढ़ाने का बुनियादी मकसद एक तो सारे का सारा साइंस के सब्जेक्ट के गिर्द घूमता है। सो रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। साइंस हम क्यों पढ़ाते हैं? तलबा के अंदर हमने क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, तलबा के अंदर हमने क्रिएटिविटी पैदा करनी है, तलबा के अंदर हमने नेचर को समझने की सलाहियत पैदा करनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये ट्रेडिशनल प्रोसेस का तल्लक है। That requires an analysis of the demand of the subject and regards it as the central organizing feature around which the course is built. And this approach actually questions such as what is required for an appreciation of this aspect of inorganic chemistry, or what does a student need to know to understand experimentation. सिंपल अगर हम बात करें कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्यों जरूरत पड़ी, या एक्सपेरिमेंटेशन को समझने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोच का तल्लक ज्यादातर सब्जेक्ट के साथ है, सब्जेक्ट की जो पढ़ाने के साथ है, सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के साथ है। और जब भी हम ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जिनका तल्लक कहीं ना कहीं हम कहें एक तरह से ब्रॉडर एरियाज की तरफ चला जाता है, जो गोल्स और एम्स की तरफ ले जाते हैं, कि जहां हम उस सब्जेक्ट की अहमियत को समझते हुए उसको निसाब के अंदर शामिल करते हैं। सो वही अगर हम एम्स ऑफ साइंस की बात करें तो एम ऑफ साइंस में एक ब्रॉडर अप्रोच है जिसमें रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट and regard it as a central organizing feature around which the course is built. ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है, तो उसके अंदर ये जो 9 यूनिट्स हैं या 10 या 15 चैप्टर्स हैं, उन 15 चैप्टर्स को शामिल करने का मकसद क्या था? दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। सो उस मकसद को सामने रखते हुए जब हम किसी भी किताब को डिज़ाइन करते हैं, किसी भी करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, तो उस करिकुलम को डिज़ाइन करने के हवाले से हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच को अख्तियार करते हैं। साइंस के हवाले से भी, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो, यही दोनों अप्रोचेज अख्तियार की जाएंगी। वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अदर इज़ द नीड एंड टास्क अप्रोच। साइंस के अंदर भी जब हम बना रहे हैं तो ये नीड और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है यही दोनों अख्तियार की जा रही हैं। सो नीड एंड टास्क अप्रोच क्या है? So this approach is based upon the needs and tasks in view what is required of the student for future employment or subsequent courses. तो यहाँ पर नीड और टास्क अप्रोच में वहां देखा गया कि हमें साइंस पढ़ानी है तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। कहीं और कोई और मुल्क होगा तो वहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हट के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हमने अपने करिकुलम के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक ही हम स्टॉप हो गए, इससे आगे हम नहीं गए। कोई और स्कूल होगा या कोई और जगह होगी या किसी और मुल्क के अंदर ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हट के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होंगे साइंस के स्टूडेंट्स को ही।
तो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जबकि दूसरी जो नीड और टास्क बेस्ड अप्रोच है, उसमें फिर देखा जाता है कि ठीक है जी, सब्जेक्ट्स तो ये पढ़ दे दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद तालिब इल्म आइंदा आने वाले वक्त में अपने लिए बेहतर तौर पर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के इकोनॉमिकली बेनिफिट हासिल कर सकेंगे कि नहीं? क्या फ्यूचर में वो एम्प्लॉयमेंट ले पाएंगे कि नहीं? हमने अक्सर देखा हमारे यहाँ साइंस के सब्जेक्ट के हवाले से ये नीड एंड टास्क अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो किया जाता है, नीड और टास्क अप्रोच को फॉलो नहीं करते। मैंने कई ऐसे डिग्रीज देखी हैं कि तलबा जो है वो डिग्री कर लेते हैं, या डिग्रीज तो यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफर की हुई हैं, जबकि आगे पाकिस्तान के अंदर उनका स्कोप नहीं है, ऐसे डिग्री के हमल अफराद की आगे जॉब ही नहीं है। हम अक्सर यहाँ देखते हैं एक डिग्री करवाते हैं जी इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से, इन्वायरमेंटल साइंस की हमें आगे एप्लीकेशन ही कहीं नज़र नहीं आती, कोई ऐसी जॉब है ही नहीं कि जहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस के हमल लोग जो है उनको लगाया जाए। सो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच को हम फॉलो, और ज्यादातर ये साइंस के अंदर हैं, अब ऐसी ऐसी डिग्रीज आ गई कि जिनका आगे पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज नहीं है। सो कुछ को अभी फिर भी चले आके लोगों ने अप्रोच किया, और उन डिग्रीज को फिर कहीं ना कहीं जो जिसको हम कहते हैं बराबरी की हैसियत से उनको एक्सेप्ट किया गया, इक्वलेंस दी गई कि सेम डिग्री उनको कंसिडर किया गया। लेकिन कई डिग्रियों को मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या वो क्या बायोटेक्नोलॉजी है, अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और कई ऐसी डिग्री जो आजकल साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, इनको फिर कहीं बाद में आके ये इनको इक्वलेंस दी गई कि ये सब्जेक्ट्स भी बायोलॉजी पढ़ाने के हवाले से या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, अदरवाइज शुरू में इनको इक्वलेंस ही नहीं देते थे। ये डिग्री ही डिफरेंट है। एजुकेशन के अंदर इसी तरह से है कि एजुकेशन के अंदर कई ऐसी डिग्रीज हैं कि वो एमए एजुकेशन तो है, लेकिन वो एमए एजुकेशन करने के बाद वो टीचर्स नहीं बन सकते। लाइक डीएनएफसी वाले हैं जो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डीएनएफसी करवाते हैं, उनको टीचर एजुकेशन के अंदर दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्यों हमने डिग्री तो ऑफर कर दी ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच आगे जाके नीड और टास्क अप्रोच को, जो बुनियादी मकसद हमारे सामने है नीड और टास्क अप्रोच का कि हर कोई डिग्री करता है और उसका बुनियादी मकसद जो है वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट है, उन कोर्सेज को अटेंड करने के बाद वो हासिल ही ना कर पाए। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट इज क्वेश्चन सच एज व्हाट स्किल डज ए ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री नीड्स। तो यहाँ पर नीड और टास्क अप्रोच में हम स्किल्स की बात करेंगे, यहाँ पर महारत सिखाने की बात होगी, और महारत का तल्लुक फिर उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट, थ्योरी वर्क के साथ और प्रैक्टिकल वर्क के साथ होगा। जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच का ज़्यादा तल्लुक जो है वो नॉलेज की हद तक ही है। तो दोनों अप्रोचेज हैं साइंस को पढ़ने के हवाले से। हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किया जाता है। सम ऑफ दीज नीड्स विल बी रिलेटेड टू द डिसिप्लिन but others may not relate to professional practices or to more general needs of graduates such as in the area of communication skills। तो हमने नीड अप्रोच को अख्तियार करते हुए तलबा को तैयार इस तरह से करना है कि तलबा के पास नॉलेज भी आ जाए और तलबा जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में अपने लिए अपने आप को तैयार भी कर सकें एज ए फ्यूचर एम्प्लॉयर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। तो नीड और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों को लेकर चलना है, बजाय इसके कि सिर्फ नीड अप्रोच तक ही या ट्रेडिशनल अप्रोच तक ही रहा जाए। तो साइंस को जब हम देखते हैं तो साइंस के एम्स के अंदर जो बुनियादी तौर पर दो यहाँ एम मैंने आपके सामने बयान किए। स्टूडेंट्स गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अप्रोप्रिएट टू देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज। जहाँ बाकी हमने पहले भी इतने एम्स जो हैं वो साइंस के डिस्कस किए, तो
एक एम जो है that is help students to gain an understanding of the established body of scientific knowledge appropriate to their needs, interests and capacities. And the second one is develop students understanding of the methods by which this knowledge has been gained and grounds for confidence in it. So knowledge about science जो है, और नॉलेज अबाउट साइंस का हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस नॉलेज की फिर उस इल्म की एप्लीकेशन भी करना जो है वो साइंस के एम्स के अंदर शामिल है। उसके अंदर एक्सपर्टीज लेना, उसकी एप्लीकेशन करना, इवन उस एप्लीकेशन को लेके आगे फिर क्रिएशन तक लेकर जाना। So laboratory methods are an important strategy for teaching science. Laboratory activities aims at achieving effective and psychomotor skills. So, जब हम साइंस की और एम्स ऑफ साइंस की बात करते हैं तो साइंस का जो मकसद है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को देना तो है, ताकि तालिब इल्मों की जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो दिलचस्पियाँ हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके मुताबिक उनको इल्म भी दिया जा सके और फिर उस इल्म की वो इस हद तक अंडरस्टैंडिंग करें कि उस नॉलेज को जो उन्होंने हासिल किया उनको कॉन्फिडेंट के साथ इस्तेमाल भी कर सकें। सो इस्तेमाल करने की हद तक तो नॉलेज ठीक है, बट लेबॉर्ट्री का जब मेथड आप इख्तियार करते हैं या लेबॉर्ट्री वर्क जब आप करते हैं तो लेबॉर्ट्री वर्क एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके ज़रिए से आप तालिब इल्म को कॉग्निटिव डोमेन से निकाल के इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तक ले जाते हैं, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, और चूंकि साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन तक ही रखना मकसद नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव डोमेन से निकल के अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की तरफ भी लेकर जाना है। सो साइंस के ऑब्जेक्टिव्स में या साइंस का जो एम है वो तलबा को कॉग्निटिव डोमेन से निकाल के अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की तरफ लेकर जाना है। अफेक्टिव डोमेन जो कि क्राथवल ने पेश किया था, इसी तरह से साइकोमोटर डोमेन जो है जो सिम्पसन और हारो ने दिया, तो ये साइकोमोटर डोमेन की तरफ लेकर जाना है जिसके तहत जो है वो तलबा खुद से काम करने के काबिल हो जाएं। दे आर एबल टू क्रिएट समथिंग, दे विल बी एबल टू डू समथिंग। साइकोमोटर डोमेन जिसका ताल्लुक जो है वो स्किल्स के साथ है। तो तीनों डोमेन्स में अगर हम देखें जो 3H की सूरत में है, कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक माइंड और मेमोरी के साथ है, अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक फीलिंग और एटीट्यूड के साथ है, जबकि साइकोमोटर का ताल्लुक जो है वो परफॉर्मेंस के साथ है, परफॉर्मेंस और स्किल के साथ है। सो साइंस का काम जो है वो नॉलेज बेस से निकाल के या नॉलेज डोमेन से निकाल के सिर्फ मेमोराइजेशन तक रखने की बजाय उसमें तालिब इल्म के अंदर उसकी एटीट्यूडनल डेवलपमेंट करना है और फिर उसके अंदर परफॉर्मेंस वाली स्किल लेकर आनी है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके एंड ही विल बी एबल टू डू इफेक्टिवली, और जो भी है स्किलफुली वो हर काम को करने के काबिल हो जाए, जो जिसका ताल्लुक साइकोमोटर डोमेन के साथ। तो साइकोमोटर डोमेन इज वेरी नेसेसरी, उसके बगैर हम जो हासिल करना चाह रहे हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स, जो जिसका ताल्लुक जो है वो बिहेवियर के साथ है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ है, वो पॉसिबल नहीं होता। सो पोटेंशियल गोल्स ऑफ लेबोरेटरी क्लासेस फिर कौन सी हैं? जब हम साइंस के एम्स को देखते हैं तो साइंस के एम्स को देखते हुए लेबोरेटरी वर्क के लिए कौन से पोटेंशियल गोल्स हैं? सो डेवलप इंट्यूशन एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी वर्क। लेबोरेटरी के इस्तेमाल के जरिए से आप इंट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर सकते हैं। तालिब इल्म के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगी। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन क्लासेस टू न्यू सिचुएशन। You can apply concepts learned in classes to new situations. Experience basic phenomena. Develop critical qualitative thinking. So development of critical or qualitative thinking जो है and quantitative thinking also. So develop critical, qualitative thinking. Develop experimental and data analysis skills. Learn to use scientific apparatus. Develop reporting skills जो written है और oral है. Practice collaboration problem solving. Exercise curiosity
and creativity through testing hypotheses, better appreciate the role of experimentation in science, and test important laws and rules. So जब हम लेबोरेटरी वर्क ही करते हैं तो लेबोरेटरी वर्क के एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? So these are some of the important goals of laboratory class or laboratory work, जो कि development of intuition and deepens understanding है, apply concept learned in class to new situations हैं, then on to experience basic phenomena है, develop critical quantitative thinking है, develop experimental and data analysis skill है, learn to use scientific apparatus है, develop reporting skills है, practice collaborative problem solving, exercise curiosity and creativity through testing hypotheses, better appreciate the role of experimentation in science and test important laws and rules. तो जब हम साइंस की लेबोरेटरी यूज करेंगे या लेबोरेटरी वर्क करेंगे तो लेबोरेटरी वर्क के जरिए से हम गोल्स अपने जो हासिल कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव से हायर लेवल के। इसी तरह से जब हम साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हवाले से हम एम्स देखते हैं, पहले हमने जनरल साइंस के देखे, नाउ ऑन टू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो एम्स हैं वो किस हवाले से हो सकते हैं? सो डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसीजरल नॉलेज। सो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अहम है, और डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा कि तीनों के अंदर प्रैक्टिकल वर्क होगा। और कहीं पे भी आपको साइंस की जब सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको जो नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव है वो बहुत कम मिलेंगे। तो साइंस का जो सब्जेक्ट है इसका जो बुनियादी मकसद है या एम है वो तालिब इल्म को नॉलेज और मेमोराइजेशन वाला जो लेवल है उससे निकाल के अंडरस्टैंडिंग तक लेकर आना है। तो जब भी साइंस का हम कुछ सब्जेक्ट्स देखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होगा, क्योंकि साइंस अगर हो और साइंस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो देन इट इज डिफिकल्ट टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। So develop and understand and develop the understanding of procedural knowledge, develop the ability to explain processes and application in science, develop an ability to handle apparatus carefully and use the resources wisely, develop interest and motivation through laboratory, apply skills and knowledge in real life situations, develop scientific understanding of the physical world, develop a respect for evidence, rationality, and intellectual honesty, develop ability to work together, develop an ability to express coherently and logically, and develop mental and motor abilities. तो ये जब हम एम्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखते हैं एंड दीज आर द एम्स विद रेफरेंस टू दीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और तीनों ये सब्जेक्ट्स जो हैं तो फिर भी साइंस के ही सब्जेक्ट। सो साइंस के सब्जेक्ट्स को लेते हुए, साइंस के सब्जेक्ट्स को देखते हुए दोज विच आर द ऑब्जेक्टिव्स इन ए साइंस सब्जेक्ट, वही कहीं ना कहीं हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर भी मिलेंगे जब हम इनके एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और सम ऑफ द मेजर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, processes, understanding our ability to explain processes and application in science, फिर develop an ability to handle apparatus carefully। जब आप लेबोरेटरी, और हमारा चूंकि लेबोरेटरी वर्क के साथ अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लेबोरेटरी के साथ अलग है, so developing the ability to handle apparatus carefully and then use the resources wisely, सोर्स के यूजेज के हवाले से। और हमने स्टोरेज और मैनेजमेंट के अंदर ये देखा कि स्टोरेज और मैनेजमेंट के अंदर सोर्सेज को यूज किस तरह से करना है। So developing interest and motivation through laboratory, apply skills and knowledge in real life situations, develop scientific understanding of the physical world, develop a respect for evidence, rationality and intellectual honesty, developing ability to work together। जब आप laboratory work करते हैं तो एक और जो चीज बच्चों के अंदर develop होती है, that's ability to work together, and developing an ability to express coherently and logically, चीजों को सिक्वेंशियली आप बयान करने के काबिल हो जाते हो। डेवलपिंग मेंटल एंड मोटर एबिलिटी, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्जेक्ट्स, दोज आर रिलेटेड टू योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो साइंस के हैं। और फिर हम जब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को देखते हैं, एक्सपर्ट टीचर्स को कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए, तो फिर यहाँ सब्जेक्ट्स रिलेटेड हमने तीनों सब्जेक्ट्स की एक एक देखे हैं
का, बायोलॉजी का जब हम करते हैं तो किस तरह से, फिजिक्स का करते हैं तो किस तरह से, केमिस्ट्री का बनाते हैं तो किस तरह से। तो यहाँ वो ABCD मॉडल भी मैं आपको बयान कर पाऊंगा। सो सब्जेक्ट है बायोलॉजी का। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एन aquatic plant like hydrilla. That is the general objective. Students will demonstrate an experiment to show the process of photosynthesis using an aquatic plant like hydrilla. अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करना ये जनरल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस जनरल ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से हासिल होंगे वो हम आगे देखेंगे। सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या जिनको हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, दोज आर after the end of this session, after the end of this lesson, students will be able to define photosynthesis, write procedure of practical, set apparatus according to the prescribed procedure, make intensive observations and find the changes during experimentation, draw the diagram of the set apparatus, introduce bubbles, take data carefully and draw results. अब मैंने आपके सामने ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे, दीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन ABCD मॉडल। अब मैं आपसे वही बात बयान करता हूं कि मैंने ए कहा था, ए स्टैंड्स फॉर आइडियंस। सो इस सब्जेक्टिव के अंदर आइडियंस कौन से होंगे? अगर आप देखोगे तो इस सब्जेक्टिव के अंदर आइडियंस जो हैं स्टूडेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स आर दी आइडियंस। दूसरा इसके अंदर मैंने बयान किया था ABCD में, सेकंड वन इज द बिहेवियर। बिहेवियर इज द एक्शन वर्ब, बिहेवियर इज द कंडीशन कि किस वक्त स्टूडेंट्स विल बी या व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू, दैट इज व्हाट द बिहेवियर। What the students will be able to do at the end of this session, what the students will be able to do, the students will be able to define, write, set, make intensive observation, draw, introduce, take data. These are the behaviors. The third one is condition. ABCD में तीसरा condition है, तो condition कौन सी है? That is what the condition after the end of this lesson. So condition is there while writing your objectives after the end of this lesson. So ये condition है, अगर आपने सबक खत्म ही नहीं किया, how you can check your objective? So ये, या अगर आपने वो सबक पढ़ाया ही नहीं है, so how you can check that work? मैं अगर यहाँ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो मैंने बायोलॉजी का अभी पीरियड लिया ही नहीं है, तो मैं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे चेक कर सकता हूँ? Firstly, I have to start some concept. कुछ मुझे पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने के बाद फिर मैं चेक कर पाऊंगा। So after the end of this session, that is the condition. So तीनों की अभी मैंने बात की। Audience जो कि स्टूडेंट हैं, बिहेवियर जो कि डिफाइन, राइट, सेट, मेक, ड्रॉ, इंट्रोड्यूस और टेक की सूरत में है, कंडीशन जो कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन है। फोर्थ वन इज द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी, जिसको हमने लिखा था हाउ मच दे विल बी एबल टू, हाउ मच स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, 100%, 3 आउट ऑफ 4 और 7 आउट ऑफ 10। ऑल्दो के यहाँ मैंने इसके अंदर वो नहीं लिखे, बट यू कैन राइट, दे कैन, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन photosynthesis, they will be able to write 2 different procedures of practical or 1 procedure of practical. They will be able to set apparatus according to a prescribed procedure. They will be able to draw 3 observations. They will be able to draw the diagram of the set apparatus. They will be able to introduce bubbles. They will be able to take data and draw at least 4 results. So ये जो मैंने चंद एक के अंदर यूज किए वर्ड 4 का या 3 का या 2 का, that is degree of proficiency. Draw results कई भी हो सकते हैं, results can be more than 1, results can be 3 to 4, but उन 3 या 4 रिजल्ट्स में से अगर तालिब इल्म जो हैं वो 2 ही डिजाइन कर पाते हैं, या 4 हैं तो उनमें से 3 बयान कर देते हैं, 3 हैं तो उनमें से 2 बयान करने के काबिल हो जाते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी, जो ऑब्जेक्टिव्स का मेन पार्ट है। एक और चीज जो मैंने इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखी, वो इसलिए लिखी ताकि जब मैं आपको बता रहा हूं तो वो पॉइंट मेरे जहन में रहे।
वंस यू आर गोइंग टू राइट योर ऑब्जेक्टिव्स, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के अंदर किसी एक स्टेटमेंट के अंदर एक ही एक्शन वर्ब होना चाहिए। लाइक यहाँ मैंने दो ऐसे लिखे हुए हैं, मेक इंटेंसिव ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंड द चेंजेस, या टेक डेटा केयरफुली एंड ड्रॉ रिजल्ट्स। सो टेक द डेटा इज वन एक्शन एंड ड्राइंग रिजल्ट्स इज द अनदर वन। यहाँ पर मेक इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन इज द वन एक्शन एंड फाइंडिंग द चेंजेस इज अनदर। सो एक आपका जो वर्ब होगा या एक जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होगी, दैट शुड कंटेन ओनली ए सिंगल वर्ब, सिंगल एक्शन। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग से होंगे। सेट द ऑपरेटर्स अकॉर्डिंगली के बाद मेक इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन एंड देन ऑन टू नेक्स्ट स्टेप फाइंड द चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन। सो आप किसी एक ही ऑब्जेक्टिव के अंदर एक से ज्यादा वर्ब्स को ऐड नहीं कर सकते जब आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो हमने बायो के हवाले से, बायो के प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से एक ऑब्जेक्टिव हमने डिजाइन किया, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को ABCD मॉडल के ऊपर इस तरह से आपके सामने बयान किया जा सकता है। इसी तरह से केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, तो डिटरमिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टू फाइंड आउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स। एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सेट द ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, हैंडल द ऑपरेटर्स केयरफुली, रीड द बॉइलिंग रीडिंग फ्रॉम थर्मोमीटर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, डिटर्मिनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फाइंड आउट मेल्टिंग पॉइंट है। बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम उससे आगे कहीं स्पेसिफिक कर देते हैं हर काम को, कि राइटिंग प्रोसीजर है, सेटिंग ऑपरेटर्स है, हैंडलिंग ऑपरेटर्स है, रीडिंग द बॉइलिंग रीडिंग है, थर्मामीटर से है, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो इस तरह हम केमिस्ट्री के अंदर जब कोई एक ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं जो प्रैक्टिकल हवाले से, तो इस अंदाज में लिखा जाएगा। नाउ ऑन टू the last one, that is the physics. Practical problem is the students will determine the position of center of mass gravity of regular and irregular objects. The students will determine the position of center of mass or gravity of regular and irregular objects. General objective क्या है, to find out center of gravity of regular and irregular objects, and the specific objectives are, after the end of this lesson, students will be able to hang the regular object correctly, draw lines from center to gravity, find out center of gravity, hang the irregular objects at different points, draw the line passing and touching at one point, find the center of gravity, compare the center of gravity for regular and irregular objects. सो आपने लॉजिकली सिक्वेंशियली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को बयान कर दिया, कि जिसके तहत आपने अपने उस मकसद को क्लियरली, हर लिहाज से क्लियरली और मजरेबल अंदाज में आपने बयान कर दिया कि व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू, वेयर दे आर एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू। तो क्या करने के काबिल हो जाएंगे। That's what the specific objectives or the behavioral objectives are, while writing in practical form or while writing in a laboratory work. तो वहाँ पर हम objectives को इस अंदाज में बयान करते हैं कि जिसके तहत हम अपने उस मकसद को हासिल कर लें। एंड मकसद क्या हासिल करना था, कंपेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। बट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना और तालिब इल्म के अंदर वो सलाहियत पैदा करना कि तालिब इल्म ये सारा काम बखूबी और आसान तरीके से कर सके और फिर वो अपने मकसद तक पहुंच जाए। दैट इज वाई राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर लेबोरेटरी वर्क। तो यहाँ हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के हवाले से देखे और हमने देखा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से बयान कर सकते हैं। लेबोरेटरी वर्क जब हम करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, दैट इज़ फॉर टुडेज सेशन, जिसका तल्लक हमारा एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से था।